स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंग समानता की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। सामान्यतः समानता के अभाव को असमानता कहा जाता है। स्त्री पुरुष की आवश्यकताओं और सुविधाओं, जिम्मेदारियों को अलग अलग मानकर जब हम भेदभाव करते हैं, वही लिंग असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है। लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक ही लिंग का हो, लेकिन लैंगिक समानता अर्थात जेंडर इक्वलिटी का सीधा सा अर्थ है कि समाज में महिला और पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसर हों। जिस प्रकार तराजू में दोनों तरफ बराबर भार रखने पर वह संतुलित होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी समाज व राष्ट्र में संतुलन बनाने के लिए जरूरी है कि वह लिंग समानता वहां पर स्थापित की जाए। संविधान में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, फिर भी व्यवहार में समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, अन्य आधारों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, समान अधिकार पाने के हकदार हैं और सभी को बिना भेदभाव, स्वतंत्रता और समान अवसर का प्राप्त होना ही लिंग समानता है। वास्तव में हम सभी को जब समान अधिकार प्राप्त होते हैं, समान अवसर प्राप्त होते हैं, तब मिलकर एक संपूर्ण समाज का निर्माण होता है। आज आधुनिकता की इस जीवन शैली को अपनाते हुए समाज में लैंगिक समानता हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम WEF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े रखें तो भारत लैंगिक समानता के क्षेत्र में विश्व में 108वें स्थान पर है। हम भूल जाते हैं कि अगर लिंग समानता होगी तो सभी लोगों, सभी व्यक्तियों और प्रकृति का संरक्षण हम बढ़ा सकते हैं। महिलाओं को पुरुषों की भांति जिम्मेदारियां सौंपने से ही जेंडर इक्वलिटी अर्थात लैंगिक समानता में सुधार होगा। महिलाओं को सम्मान व उचित अवसर देना ही होगा यदि हम लिंग असमानता को खत्म करना चाहते हैं और लैंगिक भेदभाव से मुक्त एक प्रगतिशील समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जो आज की आवश्यकता है और यही इसका महत्व भी है। अब हम बात करते हैं आज वर्तमान संदर्भ में जो लिंग समानता है उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। जी हाँ, यदि हम सबसे पहले बात करें प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास की, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र का जो आधार होता है, जो उसका बेस होता है, उसमें फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस ये 3 शब्द शामिल होते हैं। अर्थात एक प्रजातांत्रिक देश का जो आधार होता है वो स्वतंत्रता, समानता व न्याय पर टिका हुआ होता है। यदि लिंग समानता होगी तो प्रजातंत्र के इन आधारभूत मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है और भारत एक मजबूती से उभर सकता है और स्वयं में एक सक्षम, मजबूत प्रजातांत्रिक देश स्थापित हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं लिंग समानता के द्वारा जब हम महिला और पुरुष, लड़के और लड़की के अंदर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करेंगे तो अपने आप ही हम सबको स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुलभ होगा और वही सच्चे अर्थों में प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, यानी कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। यदि हम दूसरी आवश्यकता और महत्व की बात करें, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लिंग समानता द्वारा सभी व्यक्तियों में, नर और नारियों में एक चहुमुखी विकास संभव है। प्रत्येक बालक में जब वो इस धरती पर जन्म लेता है कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं और लिंग समानता के द्वारा ही बिना भेदभाव के हम उन अंतर्निहित शक्तियों को पनपने के, उन्हें बाहर निकलने के अवसर दे सकते हैं और यही अवसर होंगे जिससे कि जो महिलाएं और लड़कियां पिछड़ जाती हैं उनका विकास संभव है। अर्थात हर बालक का, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, उसका विकास संभव है, उसका संपूर्ण विकास, उसका चहुमुखी विकास, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जेंडर इक्वलिटी के द्वारा ही संभव है। अर्थात लिंग समानता जब होगी
तभी एक बच्चे का, एक बालक का विकास होगा। अगर हम बात करें तीसरी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता की, और वही उसका महत्व भी है, विमेन एम्पावरमेंट अर्थात महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला सशक्तिकरण के द्वारा, यानी कि महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत बनाना, ना सिर्फ शारीरिक दृष्टि से बल्कि मानसिक दृष्टि से भी। अर्थात जब महिलाएं अपना अधिकार को प्राप्त करके, अवसरों का विकास करके, या हमके अवसरों को प्राप्त करके अपना विकास करती हैं और निर्णय लेना शुरू कर देती हैं, एक आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम हो जाती हैं, वही महिला सशक्तिकरण कहलाता है, अर्थात विमेन एम्पावरमेंट। लिंग समानता के द्वारा महिलाओं को स्वतंत्रता और जब अवसरों की समानता प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं सच्चे अर्थों में वही महिला सशक्तिकरण अर्थात विमेन एम्पावरमेंट होगा। सशक्त महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पॉजिटिव, यानी कि हम कह सकते हैं जो एक्टिवनेस होती है, एक सकारात्मक व सक्रिय सहयोगी भूमिका निभा सकती है, जो ना सिर्फ उसको, उसके परिवार को, समाज को और संपूर्ण राष्ट्र के विकास में संभव है। अतः यदि हम जेंडर इक्वलिटी को लाते हैं, कहीं ना कहीं हम जब बेटे और बेटी में एक भेदभाव करना बंद कर देते हैं, तो बेटियां मजबूत होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी और वो अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगी, और एक सशक्त वातावरण वहां पर होगा। उसके साथ ही परिवार और राष्ट्र में भी मजबूती आएगी। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। कुछ और आवश्यकताएं हो सकती हैं, या हम कहें कुछ और इम्पोर्टेंस है जेंडर इक्वलिटी का। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण होता क्या है? हम किसको मानते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन है? जो मॉडर्नाइजेशन है अर्थात जो आधुनिकीकरण है, उसकी पहचान है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अर्थात प्रत्येक बच्चे को ये अवसर मिले, ये उसको बढ़ने के लिए, उसको आगे अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, वही वास्तव में आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण सिर्फ इंग्लिश बोलना या पश्चिमी सभ्यता की नकल करके उस तरह का व्यवहार अपनाना, उस जीवन शैली को अपनाना नहीं है, बल्कि सच्चे अर्थों में आधुनिकीकरण का अर्थ है कि हम सभी को समान अधिकार और अवसर दे, उनको आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलेंगी, और कहीं ना कहीं वही मॉडर्नाइजेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिंग समानता के द्वारा जो समाज की रूढ़िवादी और परंपरावादी सोच है उसको बदला जा सकता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की समुचित जब सहभागिता होगी, वही सच्चे अर्थों में आधुनिकीकरण है। और वो तभी संभव है जब हम लिंग समानता को अपनाएंगे, और इस तरीके की अगर हम सोच रखेंगे, तो वही इसका महत्व भी हो जाएगा, जब हम सबको बढ़ने के एक समान अवसर देंगे। मानवीय गुणों का विकास। प्रत्येक मनुष्य में कुछ गुण होते हैं जिन्हें हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, अर्थात मानवीय गुण होते हैं। ये सहानुभूति हो सकती है, परोपकार हो सकता है, विश्वास हो सकता है, स्नेह, अपनापन, सम्मान। ये सभी जो मानवीय गुण हैं, इसका विकास लिंग समानता के द्वारा संभव है। अर्थात जब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे हो, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो, तो रिश्तों में सौहार्द आएगा, रिश्तों में अपनापन आएगा, रिश्ते मजबूत होंगे, और कहीं ना कहीं परिवार से लेकर राष्ट्र तक सहानुभूति, विश्वास, सहयोग की भावना आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक बेटे और बेटी में हम जो एक अंतर करते हैं, कि बेटे को हम अधिक स्वतंत्रता देते हैं, अधिक हम अवसर देते हैं एज कम्पेयर बेटी के, अगर वो चीज खत्म हो जाएगी, तो अपने आप ही जो ह्यूमन वैल्यूज है, यानी कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के की प्रतिभा को बाहर निकालना, एक दूसरे में विश्वास करना, एक दूसरे का सम्मान करना, इस तरह की जो मानवीय गुण है वो भी संभव है। राष्ट्र का चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। एक राष्ट्र का चहुमुखी विकास कब होता है? जब वो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, अर्थात सभी क्षेत्रों में जब उसकी प्रतिभा निखर कर आती है। और वो कब आएगी? कि जब महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कहते हैं कि एक अगर गाड़ी है, अगर उसको दोनों टायर की आवश्यकता होती है संतुलन बनाने के लिए, यदि एक कमजोर है और दूसरा कितना भी मजबूत है, फिर भी उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और कहीं ना कहीं उसका विकास बाधित हो जाएगा। तो हम कहेंगे
जिस समाज में नारी को तुच्छ समझा जाता है अर्थात छोटा समझा जाता है, वह समाज, वह राष्ट्र कभी विकास, उन्नति, प्रगति नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि स्त्री और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं, यदि एक को निकाल देंगे तो रथ नहीं चल सकता है। अतः जो महिला है, जो नारी है, समाज का एक अटूट और महत्वपूर्ण अंग है, जिसके सहयोग के बिना देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो हम कहेंगे, यदि राष्ट्र का चहुमुखी विकास करना है तो महिलाओं को समानता के अवसर देने होंगे और अधिकार देने होंगे, तभी यह विकास संभव है। ये भी इसकी एक आवश्यकता, आज वर्तमान में जो हम लिंग समानता की बात करते हैं उसकी एक आवश्यकता और उसका बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। यदि हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें तो हम कहेंगे महिलाओं की राजनीति में सहभागिता। यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, समान अवसरों का प्रयोग करेंगी, अपने अधिकारों को समझकर उसका बहुत ही समझदारी के साथ प्रयोग करेंगी, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति में भी अपनी एक साफ सुथरी छवि, अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाएंगी। आज कहने को तो हम ये कह देते हैं कि 33%, 33% आरक्षण दिया गया है, मगर जो आंकड़े हैं वो निराश करने वाले हैं। अगर हम आज बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, जिसमें कि जो महिलाएं हैं, जो नारियां हैं, उनकी राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा, समझ पैदा करके उनमें राजनीतिक सहभागिता का उन्हें मौका दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो प्रगति करेंगी और जो हमारी एक जो कहते हैं कि सक्षम भूमिका है, उस भूमिका में महिलाएं आ सकती हैं। अगर हम बात करें शिक्षित समाज की कल्पना की, अगर लिंग समानता को अपनाया जाए, जेंडर इक्वलिटी को हम तहे दिल से स्वीकार करें, तो जो हमारा समाज है वो शिक्षित होगा। जब हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ हायर एजुकेशन या जो आगे की पढ़ाई है वो सिर्फ लड़कों को कराएंगे, लड़कियों को नहीं कराएंगे, वहीं पर एक जो शिक्षित समाज उसकी कल्पना खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम बेटे और बेटी में बिना भेद की, यानी कि जो जेंडर बेस्ड जो हमारी सोच है, जो हमने अपनी एक संकीर्ण विचारधारा बना ली है, जब हम उसको बदल देंगे और हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल राइट्स देंगे दोनों बच्चों को, बेटा है या बेटी है, तो अपने आप एक शिक्षित समाज हो जाएगा। आजादी के इतने वर्षों के पश्चात भी भारत में 6 से 16 वर्ष तक की आयु की 40% से अधिक लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है। और यदि इनको मौका दिलाना है तो हम लिंग समानता को अपना सकते हैं और एक शिक्षित जो समाज है, एक शिक्षित जो राष्ट्र है, जो चहुमुखी विकास में एक नींव की तरह काम करता है, उसका निर्माण संभव है। एक आवश्यकता इसलिए भी है कि अगर महिलाओं को वास्तव में आत्मनिर्भर अगर उन्हें बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें लिंग समानता को अपनाना पड़ेगा, जेंडर इक्वलिटी को अपनाना ही होगा। महिलाएं आत्मनिर्भर कब बनेंगी? जब उन्हें इक्वल राइट, इक्वल लव, इक्वल रेस्पेक्ट, या हम कह सकते हैं जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलेंगी, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बनेगा और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। अर्थात जो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उस पर वो निर्भर नहीं रहेंगी। जो पुरुष प्रधान समाज में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सिर्फ पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, महिलाओं से उनके अधिकार और अवसर छीन लिए जाते हैं। लेकिन यदि हम लिंग समानता की बात करते हैं, यही उसकी आवश्यकता और महत्व बन जाता है कि जब बिना किसी भेदभाव के आप लड़के और लड़की को दोनों को समान अवसर दे रहे हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनेंगी, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी। और ये आज बहुत ही आवश्यक भी है और अति महत्वपूर्ण भी है। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें फिर से कि यदि लिंग समानता है उसकी क्या आवश्यकता और महत्व हो सकते हैं, तो हम कहेंगे अधिकारों के प्रति जागरूकता आएगी। यदि आप समान अवसर दे रही हैं बच्चे और बच्ची अर्थात बेटे और बेटी को, महिला और पुरुष को, कहीं ना कहीं वो अवेयर होंगी और उन्हें अपने अधिकारों का पता चलेगा। जब वो शिक्षित होंगी, शिक्षा में जाएंगी, प्रवेश लेंगी, तो उन्हें उनके जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनके मानव अधिकार हैं, उनके बारे में वो जागरूक होंगी, उन्हें उनका पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर महिला पर जो आज के दिन हम देखते हैं, एक इसका महत्व ये भी हो सकता है, जो महिला के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, जिसे हम महिला शोषण कहेंगे,
वो भी खत्म हो जाएगा। जो विमेन एक्सप्लॉयटेशन है उस पर भी रोक लगेगी यदि वो शिक्षित होंगी, अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी आवश्यकता भी है और यही उसका इम्पोर्टेंस है कि जो एक समाज में जो एक भेदभाव आज देखने को मिलता है, जिस कारण से कि लड़कियां महिलाएं पिछड़ गई हैं, अपने निर्णय स्वयं नहीं कर पाती हैं, वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती हैं, ना ही अपने निर्णय ले पाती हैं, ना ही उनकी जो भूमिका है वो अपनी मर्जी से अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाती, क्योंकि बचपन से ही जब वो जन्म लेती हैं तभी से परिवार के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा उनके जो रोल है, जेंडर रोल्स, वो फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको घर के अंदर रहना है, आपको सिर्फ रसोई संभालनी है, आपको बाहर नहीं जाना है। तो इस प्रकार से करते करते जब उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट है, या जो कन्या भ्रूण हत्या है, उन बातों पर भी वो सिर्फ आंसू टपकाकर या हम कहें रोकर अपने आप को एक सांत्वना दे लेती है कि ये तो हमारी रीत है, ये हमारा भाग्य है। तो आज लिंग समानता की बेहद आवश्यकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश तभी फलता फूलता है जब वहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं, बिना किसी आधार पर भेदभाव किए बिना, चाहे फिर वो भाषा है या आपका लिंग है या आप कह सकते हैं कोई धर्म है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो जेंडर इक्वलिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि जो लिंग समानता है उसमें कुछ सहायक एजेंसियां भी हो सकती हैं, हेल्पफुल एजेंसीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। परिवार, समाज, विद्यालय, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं। जी हाँ, परिवार सबसे महत्वपूर्ण समाज की इकाई है। यदि परिवार की तरफ से पहल होती है लिंग समानता को स्थापित करने में, तो निसंदेह ही वो होकर रहेगी, उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। अगर हम बात करें विद्यालय की, जब बच्चा परिवार के बाद 3, 4, 5 साल का होता है तो उसे शिक्षा दिलाने के लिए विद्यालय यानी कि स्कूल भेजा जाता है। और विद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, क्योंकि जो विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वहां पर उसकी सोच को बदला जा सकता है, उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, जो एक मानवीय मूल्य है वो उसके अंदर, बच्चे के अंदर आ सकते हैं, ताकि वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो वो कोई भी भेदभाव अपने साथ या अपने भाई बहन के साथ या अपने बच्चों के साथ ना कर पाए। ऐसे ही समाज, प्रत्येक समाज में कुछ रीतियां होती हैं, कुछ विचार होते हैं, तो हम कहेंगे समाज की भी भूमिका हो सकती है इस लिंग समानता को स्थापित करने में। साथ ही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, जी हाँ, सरकार का बहुत महत्वपूर्ण इसमें भाग हो सकता है या उसकी भूमिका हो सकती है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं, संविधान में संशोधन किए जाते हैं, वो सारी शक्ति सरकार के पास है। सरकार के द्वारा बार बार महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विभिन्न जो योजनाएं बनाई जाती है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो सरकार भी इसमें और अच्छे से और सख्ती से कानूनों का निर्माण कर सकती है, उसको शोषण से मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार से सरकार और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो महिला कल्याण के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, कर भी रही है और उसे और अधिक करना भी चाहिए। मेक जेंडर इक्वलिटी अ रियलिटी। जेंडर इक्वलिटी को एक वास्तविकता बनाइए जो आप और हम मिलकर कर सकते हैं, और हमें इसे वास्तविक रूप देना ही चाहिए। थैंक यू।